नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम विद मुकेश में। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट लॉस सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, उस पर लगभग 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी सीरीज में आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे। अब जैसे अगर आपको याद होगा, पिछली बार जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो हम लोग कई पार्ट इसके डिस्कस किए थे। आज हम लोग और भी कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बड़े बड़े तरीके से सॉल्व होते हैं, उनको कैसे छोटा करके लिखा जाए, इस बात को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं सवालों पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने एक सवाल आ रहा होगा और आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए। ये वो सवाल है जो बहुत बहुत बड़े तरीके से लोग लगाते हैं और यह कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, और इन तरीके से हम सवाल को बगैर कैलकुलेशन किए आराम से कर सकते हैं। तो इसको जरूर देखते रहिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक के दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 20% कम मूल्य पर खरीदता है। कई लोगों को शिकायत रहती है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत कैलकुलेशन बनती है और कभी कभार तो भूल भी जाते हैं कि ये लगना कैसे दरअसल। तो आज हम लोग ऐसा एक तरीका सीखेंगे जिसमें लिखना बहुत कम पड़े और सवालों को बस आसानी से किया जा सके। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आया, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। तो आप बताइए, यूनिवर्सली जब भी हम सवाल का प्राइस मानते हैं अपनी तरफ से, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 100% माने, जिससे सवाल बड़ा आसानी से लगे। तो हमने कह दिया, मान लीजिए वस्तु जो है टोटल 100 रुपए की है, कह रहा 10% हानि पर बेचता है। अब बताइए, अगर ये 100 रुपए की वस्तु है तो दो जगह करेंगे हम लोग, एक सीपी पता करेंगे और एक इसका एसपी पता करेंगे। जैसा कि सवाल में कह रहा है कि इस वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो अगर 100 रुपए की वस्तु और 10% हानि पर बेचे तो हमने इसको 90% पर बेचा होगा। आप जैसे समझ पा रहे होंगे, 90% पर बेचा। देखिए अगला स्टेप में कह रहा है, यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता। अब बताइए, 100 रुपए इसका प्राइस और अगर इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता तो कितने खरीदता? 80% पर खरीदता। अब बोल रहा है कि ये खरीदता यानी ये सीपी होगा, और ये बोल रहा है कितने पर बेचता यानी ये एसपी होगा। अब इनमें कुछ रुपए में चेंज कराएगा, कहीं कुछ बढ़ाएगा या कहीं कुछ घटाएगा। तो उस टाइप के देखते हैं। जैसे सवाल में बोल रहा है 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का अधिक लाभ होता। आप बताइए, पहले हम इतने में बेच रहे थे, अब इसे 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेच रहा है, तो हम इसमें 55 और जोड़ेंगे। ऐसा सवाल करने पर सवाल में कह रहा है कि उसे अतिरिक्त 40% का लाभ होता है, यानी कि ये 80 रुपए पहले होता था। अब इसमें लाभ जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य पर होगा। अब इसमें 40% अधिक लाभ करना तो इसका 140% पता कर सकते हैं। आप देखेंगे ये काटने पर 112% आ जाएगा, और यहां पर आप देखें तो ये आ जाएगा 90% प्लस 55। अब एक बात छोटी समझिए, इस बात को सवाल करना है और हमें इसमें क्रय मूल्य पता करना है, क्रय मूल्य पता करना है। अब ये सीपी है, ये एसपी, अगर इसमें कंपेरिजन कराएं तो हम देखेंगे ये 90% इधर आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये बनेगा कितना भाई सब 22%। जब ये दोनों हम इनके रेशो को ठीक करें तो ये 22% बराबर आ जाएगा 55 रुपए। अब 22% बराबर अगर 55 रुपए है तो 1% से हम सवाल को लिख सकते हैं 55/22 इंटू बाई 100। 11 से आप इसे काट दीजिए और 2 से इसे काट दीजिए, और ये आ जाएगा कितना भाई साहब 250 रुपये। ये भी इसे बेच रहा, ये भी इसे बेच रहा, हम लोग सेलिंग प्राइस बनाते हो, वस्तु को आगे बेचा तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। फाइनली हम ये कह सकते हैं दोनों इक्वली रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस सवाल को देखिए बड़े आसानी सवाल किया जा सकता है। एक बार फिर से समझते हैं। 100 रुपये की वस्तु होगी, कह रहा 20% हानि पर इसे क्या खरीदता है तो 80 हो जाएगा, और इसे 90% अधिक लाभ पर बेचता है तो ये 10% हानि पर बेचता है तो 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। सवाल वगैरह यदि इसे 55 रुपए अधिक पर बेचा गया होता तो इसमें जोड़ना चाहता है 55 रुपए, कह रहा इस प्रकार उसे 40% का अधिक लाभ होता है। अगर 40% का अधिक लाभ होता है तो आप देखेंगे ये क्रय मूल्य था, 40% इसमें बढ़ा देंगे तो 140% इसका पता करेंगे तो 112 आ जाएगा। 112 बराबर ये हो जाएगा, दोनों ही सेलिंग प्राइस बन चुके हैं। वस्तु को आगे लाभ के साथ बेचा तो क्रय मूल्य, और वस्तु को आगे हमने बेचा चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसका 22% बराबर 55 पता किया, 1% को कैलकुलेट करा के 100% पता किया, तो सवाल में हमें सीपी का मूल्य पता लगता है। अब इसी क्रम में और आगे सवाल को डिस्कस करेंगे, और इस टाइप के हम 2-2, 3-3 सवाल डिस्कस करेंगे जिससे एग्जैक्ट हम लोग सवाल समझ जाए कि लगते कैसे हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, और इन सवालों को आप लिख जरूर लेना क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल है। जनरली लोग इसे बड़े लॉन्ग तरीके से लगाते हैं, एक सीरीज बना के इतने में खरीद इतने बेचा फिर आगे बढ़ा के, तो उसमें डाउट हो जाता है, जबकि इस तरीके सवालों को बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। अब जैसे अगर इसकी बात करें तो अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर फिर से आ रहा होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को
10% लाभ पर बेचता है। आप बताइए अगर 10% लाभ पर बेचता है तो हमारा हमेशा ये रहता है कि हम लोग जो क्रय मूल्य लेते हैं वो 100 ही लेते हैं। अब 100 रुपये का क्रय मूल्य है और इसे 10% लाभ पर बेचा तो हम ये कह सकते हैं कि इसे 110% पर बेचा होगा। 100 रुपये की वस्तु, फिर से हम इसे सीपी और एसपी पता करेंगे, क्रय और विक्रय पता करेंगे। कह रहा 10% लाभ पर बेचा होता। अब बेचा होता तो स्पेशली वो कह रहा है कि बेचा होता यानी सेलिंग प्राइस, तो हम कह देंगे ये 110 आ जाएगा इसका। अब आपसे कह रहा है कि यदि 20% कम मूल्य पर खरीदता तो इसका 20% कम मूल्य पर खरीदवा दो इसको। सवाल में कह रहा और उसे 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो पहले बेच रहे थे इस पे, अब इसी पे 10 रुपये और हम लोग जोड़ देंगे। कह रहा है ऐसा करने पर उसे 40% अधिक लाभ होता, तो हम कह देंगे 140% इसका पता करेंगे। और आपको ये चीज़ पता भी चल रही होगी कि इसी का क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होती है, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। आप डायरेक्ट भी मन में कर लेंगे। अभी हम लोगों ने CISI नहीं पढ़ा, अगर आप CISI पढ़ लेते तो सवाल बड़े आसानी से लग सकता था। इसका 10% 8 बनेगा, 8 चौके 32 इसमें और जोड़ दो तो सीधे सीधे 112 आ सकते हैं। लेकिन अभी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जब हम लोग CISI पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मन में कैलकुलेशन हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे। इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 112% और ये आ जाएगा 110% प्लस 10। आप देखेंगे दोनों ही सेलिंग प्राइस बन चुके। ये इधर आके 2% बराबर, अगर हमें यहाँ 10 दे रखा है और हमने CP जो टोटल मानते हैं हम लोग, जो क्रय मूल्य वस्तु का मूल होता है वो 100% होता है। इस दो के अंदर किससे गुणा कर दें कि 100% बन जाए, तो 50 से गुणा कर दीजिए। यही सवाल का आंसर बन जाएगा 500 रुपये। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। हम पहले ओरिजिनल दाम लिखते, फिर जिस अकॉर्डिंग वो इक्वेशन सेट कराता, जहाँ जोड़ घटाना कराता हम लोग करते हैं। इसी सीरीज में आप देखेंगे एक सवाल और डिस्कस करते हैं, जहां पर क्रय और विक्रय दोनों मूल्यों को हम बदलेंगे। अभी जैसे एक ही मूल्य को बदल रहे थे, और अब आपने 2 सवाल अगर इसके कर लिए, तो अब आप क्या करिए, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि तीसरा सवाल आप देखने से पहले उसे सॉल्व करें। तीसरा सवाल जब आप करें तो आप उसको पहले पॉज करें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या आप 2 सवाल लगने के बाद क्या 30 सवाल आप लगा पाएंगे, ये जरूर अपने आप को चेक करते रहिए। अब जैसे सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और जो लोग इस सवाल को सॉल्व करें वो ईमानदारी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, जिससे ये बात पता चले कि कितने लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आंसर देने से। कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है, तो आप बताइए फिर से 100 रुपए की वस्तु है और अगर 20% लाभ पर बेच रहा है तो हम इसे कितने बेचेंगे, 120% बेचेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। अब बताइए अगर ये 120 यहाँ आ चुका है, फिर सवाल में बोल रहा है यदि क्रय और विक्रय मूल्यों को 10 रुपए और 5% कम, 5 रुपए कम, 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दें तो उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि पहले हमने इसे कितने में खरीदा था। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस केस में हम इस बात को याद रखेंगे, जब नहीं खरीदने की बात बता रहा तो ओरिजिनली तो हम 100% ही मानते हैं। 100 अगर आपको ये नहीं बताया कितने % में खरीदा तो बाय डिफॉल्ट आप उसे 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप सवाल में कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य को 10 रुपए कम करना है, क्रय विक्रय दोनों को, तो आप बताइए इसमें 10 रुपए कम करना है, इसमें 5 रुपए कम करना है। ऐसा करने पर कह रहा है कि उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। आप बताइए लाभ और हानि 10% अगर बढ़ जाता है तो लाभ और हानि कैलकुलेट किससे होती है, क्रय मूल्य से होती है। अगर ये 100 रुपए क्योंकि अब 10 रुपए से बढ़ गए तो हम कह देंगे ये 110 होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करिएगा, ये भी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, दोनों को हमने अलग अलग लिखा और सवाल में कह रहा है कि उसका जो लाभ है पहले से 10% बढ़ जाता है। अगर ये 10% बढ़ जाता है तो आप बताइए 10% बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये अब जो हो जाएगा नया CPU कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, 10%, अब उसका लाभ 10% बढ़ जाता है। क्या बोल रहा था, अब उसका लाभ पहले से 10% बढ़ जाता है। ठीक है, अब उसका लाभ अगर 10% बढ़ जाता है तो आप देखिए यहाँ पर पहले लाभ कितने का हो रहा था उसको 20 का, अब अगर 10% बढ़ जाता तो हम ये कह देंगे अब लाभ टोटल 30% का होगा। तो 30% को लिखने का मतलब 130/100 आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस बन चुका और ये -5 घटाने पर सेलिंग प्राइस बन चुका, दोनों को इक्वल कर देंगे। आप इनको काट लीजिए। अब जब इसे ठीक करेंगे तो आप देखेंगे ये 1300% हो जाएगा और ये हो जाएगा 130, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1200% और ये आ जाएगा 50। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100% इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 130 में से जब 50 घट जाएगा तो हम देखेंगे ये आ जाएगा निकल के 80। और किसी भी चीज़ का 100% जो होता है वही CP होता है, तो डायरेक्ट हमने क्रय मूल्य यहाँ पे पता कर लिया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपये होगा।
उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से समझते हैं। सवाल में कह रहा है यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा होता, तो 20% लाभ पर बेचा और ये खरीद मूल्य नहीं बता रहा, तो हमने इसे 100% लिखा, क्योंकि खरीद मूल्य बाय डिफॉल्ट 100% ही होता है। 10 रुपये कम किया जाए और 5 रुपये यहाँ पर कम कर दिया जाए, तो फिर आपसे कह रहा है इस केस में अब उसे पहले से 10% अधिक लाभ होता है। ये पॉइंट अधिक लाभ का मतलब हो जाएगा कि पहले अगर उसे 20% का लाभ होता था, तो आज उसे 10% ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो 20 में 10 बढ़ाया तो कितना आ गया? 30%। अब अगर ये 30% आया तो हम लिखा 130/100, इस बात को कैलकुलेट कराया तो ये आ गया 100% बराबर 80। और किसी भी चीज़ का 100% क्या होगा? उसका CP होगा। अब देखिए ये दोनों सवाल हमने सॉल्व किए और उम्मीद है आप दोनों सवाल समझ पाए होंगे। 2 क्या 3 सवाल हो गए इस कैटेगरी में, और ये बहुत अच्छे सवाल है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं जनरली। अब और आगे सवालों को डिस्कस करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा, ठीक है, कम कर दे, दोनों में कम किया, 130 50, ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अब कह रहा है कि एक आदमी, ये भी अब देखिए एलिगेशन के कुछ सवाल भी आते हैं, उनको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो लोग नए हैं उन बात को हम समझा दें कि कैसे कहाँ पे हमें एलिगेशन लगाना है। इसको सवाल को साफ करते हैं। अब एलिगेशन देखिए थोड़ा सा आगे का चैप्टर है, लेकिन अब सवालों बीच में यूज भी करेंगे हम लोग एलिगेशन को, तो बहुत आसानी से लगा सकते हो। और इससे पहले एक सवाल जो हम लोगों ने किया तो उसकी सहायता भी लेंगे, जहां पर हम कहते थे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, उस बात का यहाँ पर बहुत अच्छा यूज होगा। अब आप एक चीज देखिए कि एलिगेशन होता क्या है। तो दरअसल एलिगेशन उन सवालों में लगाया जाता है जहां पर एक बड़े आर्टिकल को 2 छोटे छोटे आर्टिकल में डिवाइड करते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमने 20,000 रुपये में कुछ पैसा 5% के लाभ पर बेच दिया, कुछ 5% के हिस्से पर दे दिया, किसी और कुछ हिस्सा जो बचा हुआ था उसको 10% के रेट के हिसाब से किसी को उधार दे दिया, और आपसे कह देंगे एक साल के अंत में उसे 2,000 रुपये या 5,000 रुपये फायदा होता है, तो हम कह देंगे एलिगेशन वहाँ पे लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 2 ही हिस्से में डिवाइड करें, 2 से अधिक हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली 99% केस में 2 ही हिस्से में सवाल डिवाइड करके आता है। तो हम 2 की तैयारी करेंगे। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो इस बात को प्रॉपर समझेंगे कि एलिगेशन लगता कैसे और कहाँ कहाँ नहीं लगता। फिलहाल के लिए आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर लाभ हानि में इसका यूज करेंगे तो उसके लिए हमें याद रखना है कि लाभ हानि पर जब एलिगेशन लगाएंगे तो हम क्रैमुल के अनुपात को पाएंगे। जब एलिगेशन लगाएंगे तो क्रैमुल के अनुपात को लगाएंगे। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि हमने 2 साइकिलों को 10,000 रुपये में खरीदा, एक साइकिल को हमने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरे साइकिल को हमने 20% हानि पर बेचा, और आपसे कहते हैं इस केस में हमें मान लीजिए 5,000 रुपये का लाभ होता है। अब इसमें एलिगेशन लग जाएगा, यानी कि एक बड़े हिस्से को 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको बेचें, और फाइनली हम ये भी बता दें कुल लाभ कितना हुआ, कुल कितनी हानि हुई, या कितने प्रतिशत का आपको ब्याज मिलता है। इस टाइप के कभी भाषा बोलता है तो उन सवालों में एलिगेशन हम लगा सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि एलिगेशन जब लगाएंगे तो पूरा सवाल एक वॉल्यूम होना चाहिए। और जब क्रैमुल पर एलिगेशन लगाते हैं, मिश्रण का रूल लगाएंगे, तो हम वहां पर क्रैमुल पर लाभ हानि पर लगाएंगे तो वहां पर हमें क्रैमुल के रेशियो पता लग जाएंगे। जब लाभ हानि पर हम लोग रेशियो वो लगाएंगे एलिगेशन, तो हमें क्रैमुलों के रेशियो पता लग जाएंगे। और जो भी, जैसे मान लीजिए एक सवाल हम आपके सामने एक छोटा सा लिखेंगे, उसको समझिएगा। हम आपसे कहते हैं कि एक आर्टिकल को हमने 10% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा, और आपसे कह दें कि एक साल के अंत में या उसे कुल मिलाकर कैलकुलेट कराने पर उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। 5% लाभ कहने का मतलब हो जाएगा 105%। ये सिर्फ 5 लिख दीजिए, 5% 100 पे मत कराइए, सिर्फ 5 लिख दीजिए। अब आप देखें जब एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं। जो प्रॉफिट कॉमनली उसको एक साल के या मतलब जो भी उसका कुल लाभ होगा, उस कुल लाभ की एक पहचान ये होगी कि जो बीच में ये टर्म्स लिखा जाएगा, इस टर्म ये एक से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा भी होना चाहिए। एक से बड़ा और दूसरे 15% कर दीजिए, यहाँ पर एक से बड़ा और दूसरे से छोटा भी होना चाहिए। आप देखेंगे ये जो 15 लिखा है इससे बड़ा है और ये 20 से क्या है, छोटा। अगर कभी भी आप सवाल लगाएं और ये दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा आ जाए तो इस केस में हम समझ लेना निश्चित तौर पर कोई गलती और वहां पर एलिगेशन नहीं लगेगा। तो ये जो बीच में टर्म्स आएगा ये मोस्ट ऑफ केस में या हमेशा हम ये कह सकते हैं कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा आना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा आ जाए। और लाभ और हानि पे जब भी हम लोग लगाएंगे एलिगेशन तो उस केस में हमें क्रैमुलों के अनुपात मिलेंगे। अब अगर इतनी सी बात आपको याद हो और याद रखना, अगर ये प्रतिशत है ये प्रतिशत, तो बीच में जो भी डिजिट भरेंगे ये भी प्रतिशत में ही होनी चाहिए। अगर डिजिट में होगी तो हम उसे प्रतिशत बना लेंगे और इस बात को भी डिस्कस करेंगे तो ये बनता कैसे है। और ये बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सवाल हैं, इनको बड़े आसानी से सॉल्व करके निकलेंगे। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा होगा,
हाँ, अब जैसे देखिए इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखेंगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद तीनों टाइप जो है वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो पहला टाइप ये बनता है जब हमें सवाल में ना लाभ हो ना हानि हो। जैसे सवाल में बोला जा रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक आदमी किताब और मेज को क्रमशः 15% के लाभ और 12% की हानि पर बेचता है तो उसे 540 रुपये का लाभ होता है, परंतु अगर किताब को 12% हानि व मेज को 15% के लाभ पर बेचा होता तो उसे कोई लाभ और या हानि नहीं होती है। अब एक चीज बताइए, अगर इस सवाल को परंतु से काट के पढ़ा जाए, अगर किताब को 12% हानि और मेज को 15% लाभ पर बेचे, तो ये सवाल पुराना वाला हो जाएगा जब हम ये डिस्कशन करा करते थे कि ना लाभ हो ना हानि हो। इसका मतलब ये होता था कि पहले का जो लाभ है और दूसरे की जो हानि है ये दरअसल आपस में बराबर होती थी। तभी तो हम कहते थे कि जितना यहाँ प्रॉफिट होना था उतने यहाँ पे लॉस हो गया, तो हम कहते हैं कि ये दरअसल जो गैप है ये बराबर का, अगर गैप एक बीतेगा तो एक बीता नीचे भी जाएगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं ना लाभ ना हानि वाला केस बन जाता था। सेम आप एक चीज कहिए, अब सवाल में देखिए 2 आर्टिकल है, किताब और मेज, तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, पहले उनके रेशियो पता कर लें। तो ये सवाल में हमें कह रहा है 540 रुपये का लाभ होता है और अगर किताब को ठीक, इधर देखो ये अब किताब की बात कर रहा है, यानी कि एक बुक दे रखी है, बुक को अब सवाल में कितने % लाभ पर बेच रहा है, 12% की हानि पर बेच रहा है। तो हम कह देंगे बुक का 12% और सवाल है फिर आपसे कह रहा है कि मेज का, यानी कि मेज यानी टेबल का 15% का लाभ, ये आपस में कैसे बराबर है। और ये बात बराबर ऐसे पता लग जा रही क्योंकि ये क्रैमुलो के अनुपात होंगे, क्योंकि जितने यहाँ लाभ हो रहा उतने यहाँ पर क्या होगा, हानि हो जाएगा। अब बताइए अगर यहाँ पे हम इसे काट के छोटा कर दें तो क्या बुक और टेबल के रेशियो आ सकते हैं? बिल्कुल आ जाएंगे, बुक और टेबल के रेशियो आ जाएंगे। तो 3 5 15 और 3 चौके 12। इस केस में हमने बुक और टेबल के मूल्य पता कर लिए। अब सवाल में जैसा बोला जा रहा था, ये लॉग बार बार लग जा रहा है, कल से इसको ठीक कर देंगे। कह रहा कि यदि अभी इसमें एलिगेशन लग रहा है, ये बगैर एलिगेशन वाला सवाल है, आगे लगेंगे एलिगेशन। सवाल में आपसे कह रहा दोनों के हमें क्रैमुलो के रेशियो पता लग गया। ये बात इस वजह से हमने बराबर कर दी क्योंकि सवाल में बोला था कि ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, तो इस केस में ये मूल हमें निकल के आ जाएंगे। अगर ये मूल निकल के आ गए तो आप बताइए, इसमें आपसे कह रहा कि यदि इसे 15% के लाभ पर बेचें और इसको 12% की हानि पर बेचें, तो आप बताइए ये जो मूल अभी दे रखे हैं इसमें अगर हम देखें, जब रेशियो आ चुका और रेशियो हम किसी भी नंबर से मल्टीपल कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसे कह दिया ये 500 है और ये 400 है। अब सवाल में कह रहा है कि उसे कुल जो है 540 का लाभ होता था, कब? जब इसे 15% लाभ पर बेचते थे। आप बताइए इसका अगर 15% पता करें तो इसका 15% कितना बनेगा, 75 बनेगा। तो 75 ये आ रहा लाभ। और दूसरे की अगर बात करें तो कह रहा था ये हानि है 12%। अगर ये 12% की हानि है तो 12 चौके 48, ये आने यहाँ से हानि। फाइनली जब वो कह रहा है कैलकुलेट उसने कराया तो उसे कुछ लाभ हो रहा है और उसका लाभ है 540 रुपये का। आप बताइए आपका लाभ कितने का, तो 75 में से अगर ये 75 का लाभ हुआ 48 की हानि, तो फाइनली अगर कैलकुलेट कराएं तो ये लाभ जो बनेगा कितना बनेगा, 27% का, या 27 यूनिट कह सकते हैं कि 27 यूनिट का यहाँ पर क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। सवाल में कितने का प्रॉफिट बन रहा, 540। अब बताइए 27 से काट दे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 आ चुका तो फिर अब आप सब कुछ बता सकते हैं। आपसे क्रैमुलो के रेशियो पूछ रहा तो ये क्रैमुलो के रेशियो तो लिखिए, तो हम कह देंगे ये आ जाएगा 20 चौके 800, यानी ये 8000 आ जाएगा। और अगर ये मूल्य पता करना तो हम इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 3 जीरो यानी 10,000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्रैमुलो के रेशियो आ चुके, तो क्रैमुलो हमने 100 से गुणा कर दिया जिससे कि कैलकुलेशन बड़ी इजी आ जाए और इसमें हमें कैलकुलेट कराने के लिए 0 से 0 कट जाए। तो 12 चौके 48, जितनी यहाँ हानि हो रही थी यहाँ पर लाभ हो रहा था। फाइनली देखा तो 75 कमाने के बाद 48 रुपये की हानि भी हुई, तो फाइनली कितना लाभ हुआ तो पता चला 27 यूनिट का। इन दोनों का डिफरेंस करने पर सवाल में कह रहे हैं कि 540 का लाभ हो रहा, दोनों को बराबर किया, 1 यूनिट का मान आया 20 और आपसे फिर 500 यूनिट और 400 यूनिट के मान पता करने पर सवाल का आंसर मिल जा गया। अब इसी पैटर्न का एक सवाल और डिस्कस करते हैं जहां पर ये कंडीशन नहीं देगा कि इतनी बुक इतने टेबल के यानी कि इतने का लाभ इतने की हानि, इस टाइप की कोटेशन नहीं होगी, तो हम उसमें क्या करेंगे। अगर ना लाभ ना हानि वाली सिचुएशन आ जाए तो सवाल को तो ऐसे कर लेंगे। अब एक ऐसा सवाल हमने छांट के इसमें डाला है जहां पर ना लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, मतलब कुछ पैसों में लाभ हानि होगा, तो फिर कैसे करेंगे सवालों को देखते हैं। जैसे कि सवाल आपके सामने देखिए आ रहा होगा, याद रखना है
ना लाभ ना हानि का मतलब, ये सवाल बड़ी फेमस सिचुएशन है। अगर आप इसे बराबर करके नहीं करेंगे तो फिर आपका सवाल का सॉल्यूशन बहुत लंबा चला जाएगा। तो जब भी ये सवाल आएगा तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ना लाभ ना हानि का मतलब है कि ये प्रॉफिट और लॉस की दरअसल जो वैल्यू हो बराबर है। तो ऐसा करने पर तुरंत ही हमें क्रय-मूल्यों के रेशियो पता लग जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए अगला सवाल फिर से चमक रहा होगा और आप उसको पढ़ें। कह रहा 10 पेन और 5 पेंसिलों को 500 रुपए में खरीदा गया। 10 पेन और 5 पेंसिलों को 500 रुपए में खरीदा गया। अब कह रहा है यदि पेन को 10% के लाभ पर और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचता तो 25 रुपए का लाभ मिलता है। प्रत्येक पेन और पेंसिल का दाम क्या है? अब यहां पर देखिए, गौर करते हैं। अब एलिगेशन हमें लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम देखेंगे एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो एलिगेशन दो चीज़ों में लग रहा है, पेन में लग रहा है, पेन और पेंसिल। पेंसिल पेन को कह रहा था 10% के लाभ पर और पेंसिल को कह रहा था 15% की हानि पर। फाइनली वो कह रहा है कि उसे 25 रुपए का लाभ होता है। अगर ये 25 रुपए का लाभ होता है तो आप बताइए 25 रुपए जो आया है, ये जो लिखा है ये रुपए में है और यहाँ पर हमने कहा था कि डिजिट 1 होनी चाहिए। अगर ये नंबर है, ये नंबर, तो यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए। अगर ये प्रतिशत तो यहाँ पे भी प्रतिशत ही भरना है हमें। सवाल में आप देखिए, अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत की तुलना आप किससे करा सकते हैं? जो लाभ हानि हमें दे रखा है उसकी अगर तुलना हम क्रय-मूल्य से करा दें तो वो परसेंट में कन्वर्जन आके निकल आएगा। अब ये 25 आया, हम देखेंगे ये टोटल क्रय-मूल्य का कितने प्रतिशत है, तो आपको पता चलेगा ये कितना आ जाएगा 5%। यानी कि यहाँ पर जो 25 रुपये था उसे हम 5% कह सकते हैं। अब 5% की विशेषता देख लीजिए, इस माइनस वाले से बड़ा और इस 10 वाले से क्या है, छोटा है। जब एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन हमने कहा था लाभ हानि के प्रोडक्ट पे जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्रय-मूल्यों के रेशियो पता लग जाएंगे। ठीक है, आप बताइए 10 में से 5 गया तो ये 5 का 5 आ जाएगा और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। इससे से काट दें, परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ये आ जाएगा निकल के 4:1। अब 4:1 आ रहा तो हम देखेंगे इनका टोटल जो सम बन रहा है वो 5 रुपये बन रहा है, जबकि सवाल में कह रहा था कि इन दोनों को हमने 500 रुपये में खरीदा। अगर 500 रुपये में खरीदा तो आप बताइए 4 और एक 5 में किससे गुणा कर दें कि जिससे ये 500 बन जाए? तो आप कह देंगे 5 के अंदर अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये 500 बन जाएंगे, ये 400 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा और फाइनली इनका रेशियो 500, क्योंकि ये 500 रुपये आपको दे रखा था। टोटल जो प्राइस है कितना था, 500 रुपये था। अब ये हम ये कह सकते हैं कि कुल पेनों का दाम 400 रुपये है और कुल पेंसिलों का दाम 100 रुपये है। अब आपसे कह रहा है कि ईच आर्टिकल का दाम बताइए, प्रत्येक का बताना। तो आप देख लीजिए सवाल में कितने आर्टिकल यहां पर है। तो सवाल में कह रहा था कि 10 आर्टिकल 10 पेन है। आप बताइए 10 पेन का 400 तो एक पेन कितने का बनेगा? आप जैसे इसे काटेंगे तो आ जाएगा 40 रुपये का। और पेंसिल कितनी थी? 5, तो 5 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 20 रुपये। इस केस में बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। एलिगेशन लगाया हमने, एलिगेशन लगाने पर क्रय-मूल्य का अनुपात आ गया। क्रय-मूल्यों का हमने देखा 500 रुपये में डिवाइड करना था तो ये 400 और ये 500 बन गए। ये 10 पेन थे, 10 से भाग कर दिया, ये 5 थे तो 5 से भाग कर दिया। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो इस टाइप के सवाल जब भी आएगा, आप देखिए इस सवाल में ना तो लाभ ना हानि वाला कोटेशन नहीं था, जबकि रुपए में कुछ लाभ हो रहा था। जब रुपए में लाभ होगा तो हम समझ जाएंगे, हम ऐसे कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और सवाल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। और आगे आते हैं सवालों को। अब जैसे हमने 2 इसके सवाल देख लिए, जब ना लाभ ना हानि हो वो भी सवाल देख लिया। फिर एक सवाल देखा जहां रुपए के फॉर्म में लाभ हो रहा हो, और एक तीसरा इसका सवाल और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसमें थोड़ा सा हो सकता है चेंज भी होगा। और कैसे सवाल करेंगे देखिए, आपकी स्क्रीन पर फिर से एक सवाल आ रहा होगा और उसको करिए। और ये सेम सवाल होगा, इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया। 3 पेन और 12 पेंसिलों का कुल 2400 रुपये में खरीदता है। पेन को 20% के लाभ पर बेचता है और पेंसिल को 10% के लाभ पर बेचता है। अंततः उसने 300 रुपये का लाभ कमाया। आप बताइए, फिर से वही पेन पेंसिल की बात कर रहा है और आप लोग इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। देखिए फिर से करते हैं, तो ये पेन है और ये पेंसिल है। पेन को हमने जो बेचा है वो 20% लाभ पर बेच रहा है, तो क्या देंगे ये 20% लाभ आ जाएगा। और पेंसिल को हमने बेचा कितने पर? 10% के लाभ पर। अंततः आपसे कह रहे हैं कि 300 रुपये का लाभ होता है, 300 रुपये का लाभ होता है। अब ये 300 रुपये ये जो आया है ये रुपए में लाभ है और इसको परसेंट बनाने के लिए हम इसे क्रय-मूल्य से तुलना कराएं। क्रय-मूल्य कितना है? 2400।
इसे काट के छोटा कर दे रहे, 3 से कटेगा 8 बार और 2 से और 4 से और काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 टाइम और ये आ जाएगा 12.5। अब एलिगेशन लगा देंगे तो आप देखेंगे इससे बड़ा और इससे छोटा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस करें तो आ जाएगा 2.5, इन दोनों बीच का डिफरेंस करें तो हम कह सकते हैं आ जाएगा 7.5, इन दोनों को काट दें तो आ जाएगा 1:3। अब बताइए टोटल अभी 4 बन रहा है, हमें सवाल में 2400 बनाना, तो 4 में किससे गुणा करने पर 2400 बन जाएगा, तो आप कह देंगे 4 में 600 गुणा कर दो तो ये 24 बन जाएगा, फिर 2400 बना लेंगे। तो 600 यहाँ गुणा कर दिया और 600 हमने यहाँ गुणा कर दिया। ये देखिए 600, ये 1800, 1800 600 कितना हो जाएगा 2400। दरअसल करते कैसे हैं, ये 600 लेते हैं, 3 और ये 4 आया था, 4 के अंदर किससे गुणा कर दें जिससे ये 2400 बन जाए, तो आप कह देंगे 6 से ही गुणा करेंगे तभी 6 चौके 2400 बनेगा। ये धीरे धीरे कैलकुलेशन आ जाएगी। अब फिर से आपसे ईच आर्टिकल के दाम पूछ रहा, तो आप बताइए ये जो आए हैं ये सभी पेन का दाम आ गया और वहां पर जो दूसरी तरफ लिखा वो सभी पेंसिल का दाम आ चुका है। अब सभी पेन और सभी पेंसिल आ चुका, तो सवाल बता रहा था कि 3 पेन थे और पेंसिल की जो वैरायटी थी वो कितनी थी, वो थी 12। तो 3 से काट दो तो 200 रुपये का एक पेन आ जाएगा और 12 पंचे 60 50 थी 150 थी, आ जाएगा कितना भाई साहब 150 रुपये। उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इस टाइप का भी हम लोग 2-3 सवाल लगा चुके हैं। और आगे आते हैं, अब देखिए मैक्सिमम अगर सवाल आएगा तो ये 2 कैटेगरी में ही सवाल दे पाता है, या तो ये पहला वाला सवाल होगा या फिर दूसरा वाला सवाल होगा। देखा गया कि दूसरे वाला सवाल ज्यादा देता है क्योंकि उसमें एक ट्रिक बनती है, उसमें एक ट्रिक बनती है कि दरअसल दोनों की वैल्यू को बराबर नहीं किया तो सवाल बहुत लंबा चला जाता है। तो आज की कक्षा का एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अब हम लोग हर दिन एक नया क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। अब हमने ये सोचा है कि अब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे भी दिया जाएगा, हर दिन आपको सुबह एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करिए और वो रैंडम चैप्टर से उठाया जाएगा। वो जो क्वेश्चन होगा वो किसी भी रैंडम चैप्टर से उठाया जाएगा, जैसे मान लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से दे दिया, प्रोबेबिलिटी से दे दिया, मेंसुरेशन से दे दिया, प्रॉफिट लॉस से दे दिया, टाइम एंड वर्क से, तो किसी भी चैप्टर से हम दे सकते हैं, रैंडम नहीं दे सकते। तो एक क्वेश्चन आएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो। तो इस टाइप से हम लोग अब सवालों को करना सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे एक सवाल और डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे देंगे हम लोग, और अब कल से आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सुबह ही मिल जाएगा। तो आप कोशिश सभी लोग करिए उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब डेली बेस पर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जरूर मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक आदमी एक किताब और मेज को क्रमशः 13% और 19% के लाभ पर बेचता है और 1660 रुपए का लाभ कमाता है, परंतु अगर किताब को 16 से 2/3% लाभ और मेज को 11 से 1/9% की हानि पर बेचे तो कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है। एक मेज और एक किताब का मूल्य क्या होगा? अगर आप देखें तो इस सवाल में कुछ भी नया नहीं है, आप सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं और आपके सामने इसके ऑप्शन भी आ रहे होंगे, आप उसको सॉल्व करिए और तुरंत ही इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग कल इसके आगे डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है भैया, धन्यवाद।